आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आईएएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा शो है टॉपर स्टॉक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉपर स्टॉक में हाल में यूपी पीसीएस के रिजल्ट 2016 का जो आया है, उसमें डीवाईएसपी पद पर चयनित रूपाली जी से बात करेंगे आज आपके साथ, और जानेंगे उनका स्ट्रगल क्या रहा, उन्होंने किस प्रकार तैयारी की और वो क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को आपके लिए। बात करेंगे रूपाली जी से। मेरे साथ में रूपाली जी। रूपाली, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, हमारे स्टूडियो में। एक सामान्य सा पहले एक बहुत सामान्य सी बात, कैसी रही तैयारी आपका, क्या रहा पूरा सफ़र, अपने शब्दों में कुछ? मैं अपने पूरे सफ़र को सम अप करना चाहूँगी केवल और केवल विश्वास खुद पे और धैर्य। विश्वास और धैर्य, मेरा पूरा स्ट्रगल इस पे बेस्ड है और इसी पे मेरी सफलता है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि विश्वास और धैर्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देगी और हमेशा आपको आगे लेके जाएगी अपने इस एक्सपीरियंस। रूपाली, आपने मुझे बताया था कि आपका ये फर्स्ट मेंस लिखा आपने, यूपीसीएस का पहला इंटरव्यू था आपका ये, तो मतलब बहुत कल्पना से परे होता है कई बार कि आप पहली मेंस से, पहले इंटरव्यू में पहले इतने अच्छे पद पर चयनित हो जाएं। तो क्या मतलब कैसे तैयारी की आपने, क्या परिवार की तरफ सपोर्ट मिला, क्या पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल आपको सामने आए, कुछ शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। परिवार की तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी हमेशा मुझे बूस्टअप ही करते रहे। जब से मैंने कॉलेज से पास आउट किया, तब से मैंने जब से उनसे इच्छा जाहिर की कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में ही रहे हैं। और जब मैंने अपने जॉब लेने का उन्हें बताया कि मैं रेलवेज़ में जॉब करना चाहती हूँ, तब भी उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को अभी आप पर विश्वास है, आप चाहें तो आप जॉब छोड़ के फिर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे पिताजी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। थोड़ा सा सोसाइटी का प्रेशर और घर बाकी परिवार का प्रेशर इसलिए था क्योंकि लड़कियों के साथ और काफ़ी प्रेशर सोसाइटी में रहेंगे तो मुश्किल आती है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर था। और फिर भी मेरे पिताजी मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रही हैं हमेशा से। उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप जो चाहते हैं अपने लिए, जो एस्पायर करते हैं, आप वो करिए, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता, हम हैं आपके साथ। तो इसकी वजह से मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा बेटर रहा है। जैसे आपने बताया, बीइंग अ स्टेशन मास्टर आप पोस्टेड थे पहले, वहाँ पर ऐसा माना जाता है सोसाइटी में वो जॉब अभी भी कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटिंग जॉब है। उस जॉब में क्या स्ट्रगल रहा आपका, कितनी मुश्किलें आई इसकी तैयारी करने में खासकर? पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं गई थी स्टेशन मास्टर के लिए, वहाँ पे रेशियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लाइक ऑन 300 बॉयज़ वी वर ओनली 18 गर्ल्स। सो रेशियो आप इसी से देख सकते हैं कि वो मेल डोमिनेटेड एरिया है। एंड बहुत जब मैं पोस्टेड हुई अपने स्टेशन पे, काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले जो कि आपके एबिलिटी पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि लड़की है तो कैसे करेंगे। बट वहाँ पे भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं मेरे जो भी स्किल्स हैं जिसको क्लियर कर, जो भी मैं अभी आज हूँ उसको मैं आगे रखूँ। वहाँ पे भी मैंने अपने सारे स्किल्स दर्शाए। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, धैर्य वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं। स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का इंचार्ज है, सारी ट्रेन्स की आवाजाही, सारी ट्रेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो मैंने वहाँ पे भी कोशिश करी कि वहाँ पे भी महिलाओं का जो मान सम्मान है और एबिलिटी है, इस पे कोई क्वेश्चन ना करे। और साथ में मेरी और भी लड़कियाँ थी, मैंने ये भी देखा कई सारी लड़कियाँ थी जो हरियाणा से लड़कियाँ थी और भी कई जगह से थी जहाँ वहाँ पे नहीं देखा जाता है कि वो ये जॉब्स कर सकते हैं। इवन मैंने उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड खुद में, और कई लड़कों से ज़्यादा बेहतर हमने काम किया। हमेशा ये तो बात कही जाती है कि नारी शक्ति हमारे साथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा आपसे। आपने क्वालिफाई किया है प्री मेंस इंटरव्यू, और आज इस पद पर आप चयनित हुई हैं। स्टेशन मास्टर से डीवाईएसपी का सफ़र एक बहुत बड़ा सफ़र होता है अपने में देखा जाए तो इसमें जो फेजेज़ आए, जैसे पहला प्री का फेज़ रहा आपका, तो क्या तैयारी की आपने? मेरे छात्रों को या इस दर्शकों को हम लोग क्या बोलना चाहेंगे खासकर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो मैं ये बताऊंगी, हर प्रिपरेशन में ये फेज़ आता है कि आप एक बार पढ़ लेते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, 3 बार पढ़ लेते हो, उसका डाउन फेज़ आता है कि अब नहीं। मैं कहना चाहूँगी उस डाउन फेज़ में अपने आप को नीचे मत होने दीजिए। प्री में मैंने जो किया, एक ही की होता है कि आपको बार बार वही चीज़ रिवाइज करनी है एंड आपको मग नहीं करना है, क्योंकि प्री के साथ ही मेंस की प्रिपरेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप प्री का अलग से प्रिपरेशन करेंगे और मेंस की अलग से प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं कि पहले प्री का पॉइंट वाइज पढ़ लें
UPPCS हो या UPSC हो, और उसके बाद मेंस का करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं इस चीज़ में। मेंस और प्री की तैयारी साथ में होती है। मुझे ऐसा लगता है आप डिस्क्रिप्टिव ही पढ़िए, तभी आप बड़ा पढ़ेंगे तभी आपका प्री निकल पाएगा, छोटा निकल पाएगा। जैसे आप बड़ा सोचते हैं तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेंस और प्री की प्रिपरेशन साथ में ही मैंने करी थी, एंड एक ही की था, बार बार रिवाइज करना और नोट्स बनाना, जैसे अपने सब्जेक्ट के बारे में। सोशल मेरे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एक चीज़ मैंने अपने लिए की थी, मैंने अपना एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिया था, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम तक सीमित नहीं रखी, क्योंकि कई बार सोशल वर्क का जहाँ तक मैंने देखा बहुत सारा मैटर हिंदी में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। था। तो क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और इंग्लिश मीडियम तो मेरा मीडियम है, तो मैंने इसका भी फ़ायदा उठाया कि हिंदी से क्यों नहीं मैं ले सकती। टर्मिनोलॉजी मेरे पास अपनी थी, जो कि मैंने इंग्लिश की बुक से टर्मिनोलॉजीज ले ली थी, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन केवल इंग्लिश की बुक्स तक सीमित नहीं रखा था। मुझे जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, चाहे वो हिंदी की किताबें हों, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैंने हर चीज़ को अपने आप को खुला रखा और हर चीज़ से मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। सबको ये कहूँगी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन कहीं अच्छी मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करें। ऐसा ना सोचें कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ या हूँ तो हिंदी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में या फिर हिंदी मीडियम वाले अगर आपको इंग्लिश में कुछ मैटर मिलता है तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। ज्ञान हर जगह पर है, हर बुक्स में हर जगह पर ज्ञान है। बिल्कुल आपने कहा। तो खासकर अब जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ आपने सोचा उस बारे में कि क्या लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए चीज़ों को, जो नया स्वरूप है मेंस का आने वाला है, उसमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, कुछ एडवाइस करना चाहे हमारे यहाँ पर? बेसिकली यूपीपीसीएस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया अब जीएस, क्योंकि हमारी अब डिस्क्रिप्टिव आएगी। इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में हम जीएस के बारे में उतना ध्यान नहीं देते, अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, बट अब हमें जीएस का भी पूरा ध्यान देना होगा। उसके नोट्स बाकायदा, जैसे आप यूपीएससी के लिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एटीट्यूड रखते हैं, आपको यूपीपीसीएस में भी वैसे ही रखना होगा। और हर चीज़ के नोट्स होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए, ताकि एट दी एंड जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको पूरी बुक्स ना पढ़नी पड़े। आपके पास एक हैंडी नोट्स आपके खुद के रिटर्न होने चाहिए। मार्केट से ली हुई नोट्स नहीं काम करते हैं, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे इट विल नॉट। रूपाली, एक बात आई है मुझे, बच्चे बहुत जानना चाहते हैं, बीइंग यूट्यूब पर भी बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को। बच्चे बहुत दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में शायद दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दिल्ली आने का समय नहीं है या अन्य बाधाएं हैं, तो वो कैसे तैयारी करें अपने यहाँ पर रहकर, कैसे वो जुड़ें चीज़ों से और कैसे वो तैयारी कर सकते हैं क्या घर पर रहकर? चीज़ों से जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम तो YouTube भी है, जहाँ पर अभी हम बात करें वो बहुत अच्छा माध्यम भी है चीज़ों से जोड़ने का। प्रिपरेशन केवल आपकी खुद की होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो इसकी गाइडेंस मिल जाती है। जो लोग इतनी दूर तक नहीं आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तुम केवल इसलिए कि आपको गाइडेंस का अभाव है, इसकी वजह से लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप और भी कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप रीच कर सकते हैं, दूर दराज के इंस्टीट्यूट्स को भी आप रीच कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप ये सुविधा ले सकते हैं। तो वहाँ से लोगों को गाइडेंस लेकर के अपनी प्रिपरेशन, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो कोशिश करें कि आप इनसे गाइडेंस लेके अपनी प्रिपरेशन खुद करें। गाइडेंस ज़रूरी है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, गाइडेंस ज़रूरी है। आपने एक बात कही कि क्या नहीं पढ़ना है बताते हैं कोचिंग, तो बीइंग एज अ कैंडिडेट आपको क्या मुश्किल रही कि मैं छात्रों से कहूँ कि आपको ये नहीं पढ़ना, तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या गलतियाँ आपसे हुई जो आप शेयर करना चाहेंगी? सफल हो गए हैं, सफलता मैटर करती है, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई होंगी निश्चित तौर पर, कुछ फेज़ ऐसा आया होगा, कुछ गलत हुआ होगा लाइफ में या एटलीस्ट तैयारी के दौरान, तो क्या वो गलतियाँ रहीं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? तैयारी के दौरान जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हमने सब था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी और कुछ पे कम। हर एक सब्जेक्ट में एक मेन फोकस पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके कैच, ज़्यादा बड़े कैचेस होते हैं, मुझे उनके बारे में पहले नहीं पता था। 2015 में मैंने प्री दिया था, मेरा प्री नहीं हुआ था उसमें। उसके बाद 2016 में प्री हुआ, फिर मेंस हुआ। तो वो जो एक साल था मैंने उसमें केवल यही निकाला कि मुझे अपने मेन एरियाज किस में फोकस करना है, जहाँ आई हैव अ गुड हैंड, जहाँ मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और जिन पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। तो मैंने केवल इस पे ध्यान दिया, और जो मेन फोकस एरियाज होते हैं हर सब्जेक्ट के, आपको उन पे ध्यान देना चाहिए। कई बार कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत स्कोरिंग नहीं होती हैं, अगर आप
पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि पास कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने से आप एटलीस्ट अपने जो रीमेन्स का पड़ाव है उसको क्लियर करना श्योर कर सकें। ओके, बल्कि पूछना चाहूँगा कि बेसिकली करंट अफेयर्स एक पार्ट होता है तैयारी का, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारे पास, गाइडेंस होता है, बट करंट अफेयर्स एक सेक्शन है जहाँ पर बहुत कम गाइडेंस है, बहुत कम बुक्स होती हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि एट द एंड 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो नहीं होगा। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, एंड यहाँ पे गाइडेंस बहुत हेल्प करती है कि आप करंट अफेयर्स को अपने जीएस से, अपने एग्जाम से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, कोई एक टॉपिक है, आपने उसको 15 मिनट पढ़ लिया, दैट इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू कनेक्ट इट। आपको उसको कनेक्शंस आने चाहिए कि कोई भी एक टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड है तो आप उसको कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने जीएस को अपडेट कर सकते हैं। तो मेनली करंट अफेयर्स डे टू डे डेली पढ़ना चाहिए। आप उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकें, इस पे ज़्यादा फोकस करें कि वो कहाँ पे काम आएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड करंट विद ट्रेडिशनल्स, इंटरलिंकिंग होना चाहिए टॉपिक्स का इंटरलिंकिंग। मैं हमेशा जानना चाहता हूँ खासकर लड़कियों से कि इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू फेज, क्योंकि वो एक ऐसा सपोर्ट होता है, कई बार जो टेबल के उस पार बैठा हुआ है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जज कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या मुश्किलें आई, किस प्रकार से बोर्ड रहा आपका, क्या कॉर्डियल था और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था आपको इंटरव्यू देने गए? तो मेरा क्योंकि पहला इंटरव्यू था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का, तो मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर जब बैठी थी, इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी थी, तो वहाँ बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि अंदर कहीं वो मेरी ग्रिलिंग ना करे, मेरा पहला इंटरव्यू मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, या फिर मुझे नहीं आंसर आया तो मैं क्या कहूँगी, वो नाराज़ ना हो जाए। जब मैं अंदर गई तो बहुत फ्रेंडली उन्होंने मुझे फील कराया, उन्होंने बहुत फ्रेंडली फील कराया, और मेरा इंटरव्यू पैनल था, उन्होंने मुझसे मेरे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, तो ये मेरे लिए अच्छा था कि उन्होंने मुझे कंफर्टेबल पहले ये कराया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वर्किंग है नहीं है, और उसके बाद उनका सारा फोकस मेरे वर्किंग पे था। तो इस हिसाब से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, एंड दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड दे वर कॉर्डियल, दे डिड नॉट डू एनी ऑफ द ग्रिलिंग। मुझे ये समझ में आया कि वो मेरी इंटेलिजेंस वहाँ चेक नहीं कर रहे, वो केवल मेरा कॉन्फिडेंस, और क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मैं अपने वर्किंग फील्ड में अभी किस में हूँ और आगे अगर किसी में जाती हूँ तो मेरा क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, केवल वो चेक करेंगे। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहे, इवन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो आपका इंटेलिजेंस नहीं चेक करे, आपका नॉलेज नहीं चेक करे, वो आपके प्री मीन्स में चेक हो गया है। यू जस्ट हैव टू शोकेस योर पर्सनैलिटी कि आप उस पद के लायक हैं जिसके लिए आप हैं, वो केवल उतना ही चेक करते हैं, बस इतना ही। और इसीलिए एक बार मैं जानना चाहूँगा उस वो आपने जो कहा कि आप बाहर बैठे थे और वहाँ पर आप फील कर रहे थे, वो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था उस समय कि वो वहाँ पर जो दरबान खड़ा होता है, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो कैसा माहौल दे रहे थे आपको? कि स्कैरी लग रहा था या उसको एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर आप? मेरे लिए वो स्कैरी था। ओके, मेरे लिए वो माहौल बहुत स्कैरी था, क्योंकि जो दरबान बाहर खड़े थे और इंटरव्यू पैनल के बाहर एक रेड लाइट चल रही थी, बल्ब चल रही थी, तो जैसे ऑपरेशन हो रहा हो अंदर, तो मेरे लिए वो बहुत स्कैरी था। तो मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि अंदर जाके मेरी ग्रिलिंग होगी, ये इतना फॉर्मल माहौल है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वाज फाइन। दैट्स गुड, या दैट्स गुड। तो पहले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। एक लास्ट संदेश हम हमेशा बोलता हूँ अपने कैंडिडेट से, जो भी आप बोलना चाहें छात्रों से इन शॉर्ट समरी कि क्या करना चाहिए अल्टीमेटली उनको, कैसे आप अल्टीमेटली सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको जो भी आए, मेरा क्वेश्चन नहीं, ओपन मंच है आपके पास, जो आप बोलना चाहें छात्रों को। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और उसको ओन करना सबसे बड़ा की है। आप फेलियर्स को से झुकिए मत, उनके साथ फेलियर्स के सामने झुकिए मत, फेलियर्स को ओन करिए, उनको गले लगाइए और उनसे सीखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपने आप में विश्वास, मैंने शुरुआत में कहा था, अपने आप पर विश्वास रखें और धैर्य रखें, ज़रूर होगा। मेरा हुआ है तो सभी का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रूपाली, बिल्कुल होगा। शुभकामनाएं आपको हम देंगे मंत्रा परिवार की ओर से, आपके परिवार की ओर से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर रूपाली, बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी रूपाली जी हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगले शो में, अगले टॉपर्स टॉक में, किसी नए पर्सनैलिटी, किसी नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।